को लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। निवर्तमान सरपंच सोमनाथ पूर्व सूबेदार मेजर गांव नवा शहर ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर समिति को दान की 1 कनाल 15 मरले दान की जमीन। जो मनुष्य अपनी स्त्री पुत्र एवं परिवार को दुखी करके दान देता है वो दान जीवित रहते हुए भी एवं मरने के बाद भी दुखदायी होता है। स्वयं जाकर दिया गया दान उत्तम एवं घर बुला कर दिया हुआ दान मध्यम फलदायी होता है। जैसे कि आज हमारे बीच में पूर्व सरपंच सूबेदार मेजर गांव नवा शहर ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर समिति को 1 नाल 15 मरले जमीन दान की। इन्होंने बहुत बड़ा शेर का जिगरा दिखाते हुए आज सभी के दिलों को जीत लिया है, एक मिसाल कायम की है। आज भी यहाँ पर ऐसे ईमानदार सच्चे साफ सुथरे इंसान हैं जो अपनी श्रद्धा से अपनी जमीन को दान करने में पीछे नहीं हटते। यह एक समाज के लिए भी बहुत बड़ा मैसेज है कि ऐसे लोगों से प्रेरणा ले कि जो लोग अपनी जमीन का टुकड़ा सामाजिक संस्थाओं को दान करने में एक बहुत बड़ा योगदान रखते हैं। देखे सरपंच की पत्नी धर्मपत्नी अपने हाथों से जमीन के कागज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर समिति के प्रधान को भेंट करती हुई दिखाई दे रही है और हाथ जोड़कर अपने दिल से दान कर रही है ताकि वह सुबह उसने कहा कि मैं दान कर कर अपने आप को खुशनसीब समझ रही हूँ कि मैंने भगवान के नाम पर या एक संस्था के नाम पर जो जमीन दान की है। भविष्य में उस जमीन में युवा बच्चे पढ़े और आगे उनका भविष्य बने। कुछ युवा लड़कियों की शादियां भी वहां पर की जा सकती हैं। सामाजिक कार्यों में अगर हम कुछ काम कर सकते हैं तो हमें एक छोटी सी भेंट हमें दिल से दान कर रहे हैं। हमें दान कर कर अच्छा लग रहा है, हम अपनी मर्जी से दान कर रहे हैं। वही आर्मी में रहे पूर्व सूबेदार मेजर ने कहा, हाथों में मिसाल चाहिए, खून में उबाल चाहिए, सोमनाथ जैसा शेर चाहिए। ये जो आप जमीन दान कर रहे हैं, क्या मकसद है आपका जमीन दान करने का? बस सेवा भाव से जनता की सेवा करना चाहते हैं। और कोई रीजन हो और कोई मतलब कोई घर का क्लेश कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई परेशानी किसी बात की? ये है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर समिति को दान कर रहे हैं अपने होश आवास में और अपनी ज़मीन को दान कर रहे हैं। जो मौके पे हम मौजूद हैं गांववासी और जो संस्था के जो रजिस्टर्ड संस्था है इनको दान कर रहे हैं। हमारे साथ इनके प्रतिनिधि सरपंच साहब भी जुड़ चुके हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे वो क्या कहना चाहेंगे। हाँ जी, सेवा भाव है। हमारे जो घर वाली है सत्या रानी, उनका एक सेवा भाव है। गांव बीड़ बलसवा में कोई मंदिर नहीं था, जो मंदिर की जगह थी वहाँ पर वो खंडर पड़ा था। वो उसके लिए ये मन में आया, हमारी जो पत्नी है धर्मपत्नी, उनके उसमें कि कुछ ना कुछ सेवा भाव से कुछ जमीन दान की जाए ताकि जो वहाँ के जो जन है और उन सब का कल्याण हो सके वहाँ पर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर समिति बीड़ बलसुआ जैसी के माजरा यमुनानगर तहसील है मुस्तफाबाद। नाते एक्स सूबेदार मेजर सोमनाथ, निवर्तमान सरपंच ग्राम पंचायत नवा शहर, मैं फौजी होने के नाते यही बोलूँगा, हाथों में मिसाल चाहिए, खून में उबाल चाहिए। और हमारे जो युवा हैं तो सोमनाथ सरपंच जैसा मतलब शेर चाहिए। आप सभी का धन्यवाद। जो संस्था है आपकी कब से रजिस्टर्ड है? ये हमारी संस्था रजिस्टर्ड हुई थी जी 2010 में हुई थी सर। 2010 में हुई थी। तो मंदिर की जमीन कितनी है टोटल अभी? अभी हमारे पास जो है पहले 1 कनाल जो जमीन उन्होंने दान की थी जी, उसी में हमारा जो अम्बेडकर भवन जो बना हुआ है जी, सरकार ने उसके लिए हमें ग्रांट दी थी। अच्छा, तो अब मतलब उसमें क्या कितनी जगह हो चुकी है टोटल? अब वो लगभग जो है वो 35 मरले हो गई है। हाँ जी। तो इसमें आप सरपंच साहब का कितना योगदान मानते हैं? इन्होंने कितना योगदान है सर? सबसे बड़ा इन्हीं का योगदान है। हाँ जी, क्योंकि हमारे जो गाँव में जो है इस प्रकार की कोई जमीन नहीं थी जहाँ पे हम अपना कोई मंदिर या कोई भवन या कोई पंचायती इस प्रकार का कोई वो हमारा था ही नहीं वहाँ पे। जो ऑलरेडी पहले हमने ऐसे ही बनाई थी एक पंचायत जो वहाँ पे बनी हुई थी धर्मशाला, उस पे लगभग जो है 10-15 साल झगड़ा चला। अच्छा, संस्था का उद्देश्य क्या है आपकी? कि
जनहित कार्य के लिए जो है लोगों को प्रेरित करना और बाबा साहब के जो निर्देश हैं उन पे चल करके समाज की सेवा करना और लोगों को आगे जो है अच्छे संस्कार देना। गांव ई शाहसकपुर में पत्रकार के सवालों से बचती नजर आई जिला कृषि रक्षा अधिकारी शिप्रा शर्मा। जांच अधूरी छोड़कर निकली जिला कृषि रक्षा अधिकारी। ग्रामीण ने जताया रोष। रिपोर्टर इखलाक मीडिया को जानकारी देता। जांच से असंतुष्ट शिकायतकर्ता जॉनी कुमार इशहौस्कपुर। रिपोर्टर इखलाक। मेरा नाम जुल कुमार है और ये जांच मैंने करीबन 2-2.5 साल पहले आरटीआई के तहत वो मांगी थी, आरटीआई के तहत में, लेकिन जांच आज आई है पहली बार और वो भी इसलिए ऐसे आ गई कि खाना पूर्ति के लिए खाली सिर्फ 1 घंटा रही है मैडम यहाँ शिप्रा शर्मा जी और जांच अधूरी छोड़ के वापसी चली गई, कहने मुझे बहुत काम है। अच्छा, संतुष्ट नहीं हो आप इससे? हम बिल्कुल संतुष्ट नहीं है इस बात से। कोई भी जांच पूरी नहीं हुई है, ना इंजीनियर थे इनके पास में, ना सचिव साहब टाइम पर यहाँ पे, ग्राम सचिव है जो वो भी टाइम पर। और ग्राम प्रधान वर्तमान में श्री जितेंद्र त्यागी जी हैं, वे भी मौजूद नहीं। उन्हें भी संज्ञान इस बात का कि यहाँ पे जांच आएगी पुरानी। किस समय की जांच थी? समय की जांच तो हमें जो लेटर था वो तो 11 बजे के करीब का था, ठीक है, लेकिन मैडम का फ़ोन मेरे पास में 8:40 8:50 के आसपास आ गया था कि जांच के लिए हम यहाँ डिगोली बैठे हैं और आप यहाँ पे आ जाओ। तो हम वहाँ पे चले गए पर इन्होंने अच्छे तरीके से कोई जांच नहीं की। संतुष्ट नहीं हो? बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। के वो आप 9 बजे आए हो, 11 बजे के आदेश है, 9 बजे आप आए हो। 11 बजे का आदेश है। वो आपके आदेश में लिखा कहाँ दिखाओ? दिखाइए भाई आदेश हो। दिखाओ कहाँ था आदेश? 11 बजे टाइम दे रखा, 9 बजे टाइम पहुँच गए। ठीक है, आपको पता है कि क्लोजिंग चल रही है। अगर मैं 11 बजे यहाँ पे आती, अगर 8 बजे नहीं आती तो मेरे ऊपर इल्जाम लगाया जाता है कि मैडम जांच नहीं करना चाहती हैं। नहीं, यानी कि आप 9 खाना पूर्ति हो जाएगी, जांच से पूर्व आ जाएगी आप। मुझे नहीं आती का मतलब क्या? जांच तो सही नियम सुनिए। नहीं, पहले मेरी बात बताइए। पहले मेरी बात पूरी सुन ली जाए जी कि मेरे द्वारा अपना समय अगर बदला गया तो ये किसकी चिट्ठी है? विकास अधिकारी को ना, कहाँ है वो सेक्रेटरी, कहाँ है? जी सर। सेक्रेटरी साहब, हमने आपको फोन करके सूचित किया था ना कि हम सुबह पहुँच जाएंगे। जी, फिर जब मैंने 1 सेकंड रुक जाओ, ये 11 बजे का तो सूचित क्या होगा ना, ये 11 बजे की होगी ना। पहले मेरी बात सुनो। हाँ, हम मेरी सुन बात रहे सुन लो। हैं, आप ही की सुन रहे हैं। इसमें 11 बजे लिखा है। मेरे द्वारा शिकायतकर्ता को फोन किया गया कि मैं 8 बजे आ जाऊंगी। किया कि नहीं किया? 8 बजे 9 बजे फोन आता था अभी मैं। ठीक, 9 बजे आए ना? 9 बजे आए तो तुम आ गए ना? 8:53 मैं आ गया था। 1 सेकंड, तुम्हें मैंने पूर्व में सूचना दी कि मैं जल्दी आऊंगी, बोला था ना? जल्दी नहीं कहा था मैडम, ये कहा था 25 तारीख में जांच आएगी और उन्होंने एक बात, एक मैडम एक पहले मेरी बात सुनो। मेरी तो पूरी जान दो। उन्होंने एक बात बोली थी कि हम आ भी नहीं सकते, मैं बैठे उन्होंने बिल्कुल कुछ काम, मैंने कहा कोई बात नहीं, क्योंकि ऐसा हो जाता है। मैं गलती बोल रहा हूँ, मैं बीमार पड़ जाऊँ, कोई मीटिंग आ जाए, कोई इम्पोर्टेंट काम आ जाए, तो अगर मैंने ये डेट निकाली है 16 को, तो मुझे नहीं पता कि 25 तारीख को सिचुएशन क्या होगी। मैंने कहा था कि चलो आपने सिचुएशन के आधार पर जैसे भी एडजस्ट किया होगा। ये बताइए 2 साल 2 महीने के बाद जांच आ रही है, इसका क्या कारण रहा होगा? आप मुझे कागज में पूछिएगा, मैं कागज में जवाब दूंगी। अभी जांच मैडम कागज में जवाब दूंगी। एलईडी लाइट तो गिनती सही जाएगी। आपको मैं सब कागज में जवाब दूंगी। आप लोग मुझसे लिखित में पूछे, मैं अच्छा मैडम, ऐसा क्या प्रेशर रहा होगा जो आप समय से पूर्व यहाँ पर पहुँच गए गाँव में? क्या प्रेशर रहा होगा? प्रेशर ये है कि मुझे 2 चीजें हैं। एक क्लोजिंग है, आज 25 तारीख है, और अगर हम कार्यालय में जाते के वो आप 9 बजे आए हो, 11 बजे के आदेश है, 9 बजे आप आए हो। 11 बजे का आदेश है। वो आपके आदेश में लिखा कहाँ दिखाओ? दिखाइए भाई आदेश हो। दिखाओ कहाँ था आदेश? 11 बजे टाइम दे रखा, 9 बजे टाइम पहुँच गए। ठीक है, आपको पता है कि क्लोजिंग चल रही है। अगर मैं 11 बजे यहाँ पे आती, अगर 8 बजे नहीं आती तो मेरे ऊपर इल्जाम लगाया जाता है कि मैडम जांच नहीं करना चाहती हैं। नहीं, यानी कि आप 9 खाना पूर्ति हो जाएगी, जांच से पूर्व आ जाएगी आप। मुझे नहीं आती का मतलब क्या? जांच तो सही नियम सुनिए। नहीं, पहले मेरी बात बताइए। पहले मेरी बात पूरी सुन ली जाए जी कि मेरे द्वारा अपना समय अगर बदला गया तो ये किसकी चिट्ठी है? विकास अधिकारी को ना, कहाँ है वो सेक्रेटरी, कहाँ है? जी सर। सेक्रेटरी साहब, हमने आपको फोन करके सूचित किया था ना कि हम सुबह पहुँच जाएंगे। जी, फिर जब मैंने 1 सेकंड रुक जाओ, ये 11 बजे का तो सूचित क्या होगा ना, ये 11 बजे की होगी ना। पहले मेरी बात सुनो। हाँ, हम मेरी सुन बात रहे सुन लो। हैं, आप ही की सुन रहे हैं। इसमें 11 बजे लिखा है। मेरे द्वारा शिकायतकर्ता को फोन किया गया कि मैं 8 बजे आ जाऊंगी। किया कि नहीं किया? 8 बजे 9 बजे फोन आता था अभी मैं। ठीक, 9 बजे आए ना? 9 बजे आए तो तुम आ गए ना? 8:53 मैं आ गया था। 1 सेकंड, तुम्हें मैंने पूर्व में सूचना दी कि मैं जल्दी आऊंगी, बोला था ना? जल्दी नहीं कहा था मैडम, ये कहा था 25 तारीख में जांच आएगी और उन्होंने एक बात, एक मैडम एक पहले मेरी बात सुनो। मेरी तो पूरी जान दो। उन्होंने एक बात बोली थी कि हम आ भी नहीं सकते, मैं बैठे उन्होंने बिल्कुल कुछ काम, मैंने कहा कोई बात नहीं, क्योंकि ऐसा हो जाता है। मैं गलती बोल रहा हूँ, मैं बीमार पड़ जाऊँ,
हूँ, कोई मीटिंग आ जाए, कोई इम्पोर्टेंट काम आ जाए, तो अगर मैंने ये डेट निकाली है 16 को, तो मुझे नहीं पता कि 25 तारीख को सिचुएशन क्या होगी। मैंने कहा था कि चलो आपने सिचुएशन के आधार पर जैसे भी एडजस्ट किया होगा, ये बताइए 2 साल 2 महीने के बाद जांच आ रही है, इसका क्या कारण रहा होगा? आप मुझे कागज में पूछेगा, मैं कागज में जवाब दूंगी। अभी जांच मैडम कागज में जवाब दूंगी। एलईडी लाइट तो गिनती सही जाएगी। आपको मैं सब कागज में जवाब दूंगी। आप लोग मुझसे लिखित में पूछे, मैं अच्छा मैडम, ऐसा क्या प्रेशर रहा होगा जो आप समय से पूर्व यहाँ पर पहुँच गए गाँव में? क्या प्रेशर रहा होगा? प्रेशर ये है कि मुझे 2 चीजें हैं, एक क्लोजिंग है, आज 25 तारीख है, और अगर हम कार्यालय में जाते ठेका प्रथा खत्म कर निगम खुद संभालेगा सफाई व्यवस्था की बागडोर। नगर निगम हाउस की बैठक में प्रस्ताव पास, सरकार से ली जाएगी स्वीकृति। हाउस में बैठक में करोड़ों के विकास कार्यों को मिली हरी झंडी। एजेंडे के 56 समेत 62 प्रस्ताव पास। मेयर मदन चौहान की अध्यक्षता में नगर निगम हाउस की बैठक शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न। यमुनानगर मेयर मदन चौहान की अध्यक्षता में वीरवार को हुई नगर निगम हाउस की बैठक में करोड़ों रुपए के विकास कार्यों को हरी झंडी मिली। शहर की सफाई व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए ठेका प्रथा खत्म कर नगर निगम द्वारा खुद सफाई व्यवस्था की बागडोर संभालने का प्रस्ताव पास किया गया। हालांकि इसके लिए शहरी एवं स्थानीय निकाय से स्वीकृति ली जाएगी, तब तक सफाई का कार्य एजेंसी द्वारा किया जाएगा। इसके अलावा बैठक में सभी पार्षदों की सहमति से एजेंडे में शामिल 56 प्रस्तावों समेत 62 प्रस्ताव पास किए गए। बैठक में सभी पार्षदों को अपने वार्ड के मरम्मत कार्यों के लिए 25 to 25 लाख रुपए का राशि उपलब्ध कराने का भी प्रस्ताव पास किया गया। निगमायुक्त धीरेन्द्र खड़गटा ने अधिकारियों को पास हुए प्रस्तावों पर कार्य करने के निर्देश दिए। मौके पर सीनियर डिप्टी मेयर प्रवीण शर्मा, डिप्टी मेयर रानी कालड़ा, उप निगम आयुक्त अशोक कुमार, कार्यकारी अधिकारी सुशील भुक्कल, सीनियर अकाउंट ऑफिसर एनके बत्तरा, अकाउंट ऑफिसर विशाल कौशिक, एक्सीएन रवि ओब्रॉय, एक्सईएनएलसी चौहान, ऑफिस सुपरिटेंडेंट प्रदीप कुमार, एडीए मैनपाल, सीएसआई अनिल नैन, हरजीत सिंह, एसआई अमित काम्बोज, पार्षद संजय राणा, हरमीन कौर, देवेंद्र सिंह, विनय काम्बोज, प्रीति जौहर, राम आसरा, विनोद मरवा, भावना, सुरेंद्र शर्मा, संकेत प्रकाश, संजीव कुमार, प्रिंस शर्मा, निर्मल चौहान, रिया, वीना शर्मा, उषा, अभिषेक मोदगिल व सविता काम्बोज आदि मौजूद रहे। सुधरेगी सीवरेज जाम की समस्या, 24 घंटे में दूर होगी ढक्कन की दिक्कत। हाउस में बैठक में सबसे पहले सीवरेज की समस्या पर चर्चा की गई। सभी पार्षदों ने पब्लिक हेल्थ एक्सीएन सुमित गर्ग व एक्सीएन पारिक गर्ग को अपने अपने वार्ड की सीवरेज ब्लॉक होने की समस्याएं बताई। मेयर मदन चौहान व निगमायुक्त धीरेन्द्र खड़गटा ने सीवरेज संबंधित समस्या के समाधान के लिए व्हाट्सएप ग्रुप बनाने के निर्देश दिए, ताकि पार्षद उसमें अपने वार्ड संबंधित समस्या को भेजकर समाधान करवा सकें। एक्सीएन सुमित गर्ग ने कहा कि ग्रुप में आने वाली सीवरेज समस्या का समाधान 7 दिन के भीतर किया जाएगा। इसके अलावा सीवरेज ब्लॉकेज के समाधान के लिए जेटिंग मशीन खरीदी जाएगी। सीवरेज के टूटे ढक्कन 24 घंटे के भीतर ठीक किए जाएंगे। ससौली में बनाई जाएगी गौशाला। हाउस की बैठक में गौशाला बनाए जाने के प्रस्ताव पर भी मुहर लगाई गई। नगर निगम द्वारा ससौली में गौशाला बनाएगा, तब तक नगर निगम शहर में घूम रहे गोवंशजों को अन्य गौशालाओं में पहुंचाएगा। इसके लिए नगर निगम द्वारा गौशाला को 2100 रुपये प्रति गाय व 1100 रुपये प्रति गोवंश के हिसाब से खर्च दिया जाएगा। इन मुख्य प्रस्ताव पर लगी मुहर वार्ड नंबर 5 व 6 की नई अनुमोदित कॉलोनियों में 1.58 करोड़ से स्टॉर्म वाटर लाइन व सड़कें बनाई जाएगी। नगर निगम में सीएनडी वेस्ट, नालों की वेस्ट, पार्कों में पेड़ों की कटिंग व अतिक्रमण हटाने के लिए 15 ट्रैक्टर ट्रॉलियां खरीदी जाएगी।
चारों डेयरी कॉम्प्लेक्स में सफाई कार्य पर प्रति वर्ष 1.82 करोड़ रुपए के खर्च व पश्चिमी यमुना नहर में गंदा पानी न जाए, इसके लिए ट्रीटमेंट प्लांट लगाए जाएंगे। नगर निगम कार्यालय की लेखा शाखा में कार्य की अधिकता को देखते हुए मुख्य लेखा अधिकारी का पद सृजित किया जाएगा। सफाई शाखा में सफाई कर्मचारियों के लिए उपकरण खरीदें जाएगा। आवारा कुत्तों, बंदरों व सुअरों को पकड़कर सुरक्षित स्थान पर भेजने का ठेका किया जाएगा। प्रसार के माध्यम से पास किए इन प्रस्तावों को मिली स्वीकृति वार्ड 10 की आजाद नगर की गली नंबर 1, 2, 3, 4 व 5 में आईपीबी लाइन डालने पर 139 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। वार्ड 19 की नवनियमित कॉलोनी रामनगर व गोविंद विहार में स्टॉर्म वाटर व सड़कों के निर्माण पर 1.06 करोड़ खर्च करने को अनुमति मिली। वार्ड 14 के पुराना हमीदा में सामुदायिक केंद्र के कंप्लीशन पर 117 लाख रुपए खर्च करने की प्रशासकीय स्वीकृति दी गई। वर्क ऑर्डर के बाद काम शुरू न करने वाली एजेंसियां होंगी ब्लैकलिस्ट। बैठक में जिन ठेकेदारों व एजेंसी ने वर्क ऑर्डर होने के बाद भी काम शुरू नहीं करवाया है, उन्हें निगम अधिकारियों द्वारा नोटिस दिया गया, लेकिन फिर भी काम शुरू नहीं करवाया गया। उन ठेकेदारों व एजेंसी को नगर निगम अब ब्लैक लिस्ट करेगा। बैठक में निगमायुक्त धीरेन्द्र खड़गटा ने संबंधित एक्सीएन से ऐसी एजेंसियों व ठेकेदारों की सूची मांगी है। पार्षदों द्वारा रखे ये प्रस्ताव हुए पास शहीद उधम सिंह काम्बोज चैरिटेबल सोसाइटी को पंचायत भवन के पीछे खाली पड़ी जमीन में से 1.5 एकड़ जमीन सोसाइटी को लीज पर दी जाएगी। वार्ड नंबर 2 के गांव उधमगढ़ में कश्यप समाज के नाम से सामुदायिक केंद्र बनाया जाएगा। संत निश्चल सिंह स्कूल के पीछे बने नाले से अवैध कब्जा हटाया जाएगा। वार्ड नंबर 7 के सेक्टर 17 व 18 में 2 करोड़ के विकास कार्य करवाए जाएंगे। वार्ड 21 में बाल भवन स्कूल के सामने बने पार्क का नाम सुभाष चंद्र बोस रखा जाएगा। वार्ड नंबर 1 में पानी की निकासी के लिए आईपीसी व माइक्रो एसटीपी बनाए जाएंगे। वार्ड 3 के गांव मुकामपुर में धर्मशाला और मानकपुर में कम्यून गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए मुख्यमंत्री राहत कोष से मिलेगी वित्तीय सहायता। उपायुक्त पार्थ गुप्ता यमुनानगर। द 25th of March हरियाणा सरकार द्वारा 22 और गंभीर बीमारियों को मुख्यमंत्री राहत कोष में शामिल करने का भी निर्णय लिया गया है। मुख्यमंत्री राहत कोष के तहत चिकित्सा आधार पर वित्तीय सहायता प्राप्त करने वालों को सरल पोर्टल पर सुविधा प्रदान की जाएगी। इससे यह प्रक्रिया और अधिक सरल एवं आसान हो जाएगी। उपायुक्त पार्थ गुप्ता ने बताया कि अब आर्थिक सहायता के लिए प्रार्थी आवेदक सरल पोर्टल के माध्यम से सुविधा का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। मुख्यमंत्री राहत कोष से मिलने वाली आर्थिक सहायता की राशि सीधे आवेदक या लाभार्थी के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी। उन्होंने बताया कि अब आवेदक अपनी पीपीपी आईडी के माध्यम से सरल पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं। इस प्रक्रिया को पूर्ण करने के लिए आवेदकों को अपने चिकित्सा बिल, ओपीडी बिल आदि जैसे अन्य संबंधित दस्तावेजों को अपलोड कर मुख्यमंत्री राहत कोष CMRF से चिकित्सा आधार पर वित्तीय सहायता के लिए आवेदन कर सकते हैं। उपायुक्त श्री गुप्ता ने बताया कि आवेदक द्वारा आर्थिक सहायता के लिए पोर्टल पर अपना आवेदन डालते ही आवेदन को संबंधित क्षेत्र के सांसद, विधायक, अध्यक्ष जिला परिषद, अध्यक्ष ब्लॉक समिति, मेयर, MC के अध्यक्ष के पास लॉगिन किया जाएगा और ये जनप्रतिनिधि 5 दिन के भीतर अपनी सिफारिशों के साथ उपायुक्त को भेजेंगे। उपायुक्त द्वारा आवेदन संबंधित तहसीलदार को भूमि विवरण और सिविल सर्जन को चिकित्सा दस्तावेजों के सत्यापन के लिए भेजेगा। उन्होंने बताया कि हर पखवाड़े पर जिला स्तरीय समिति की बैठक होगी और जिसमें चिकित्सा आधार पर वित्तीय सहायता प्रदान करने के मामलों की समीक्षा की जाएगी। अब एक सेवाएं और सूचनाएं अब एक ही ऐप के माध्यम से मोबाइल पर ही प्राप्त की जा सकती है।
इसके लिए प्रदेश सरकार द्वारा जन सहायक हेल्प मी ऐप शुरू किया हुआ है। उपायुक्त पार्थ गुप्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि सरकार द्वारा शुरू की गई जन सहायक हेल्प मी ऐप के माध्यम से आम नागरिकों को सभी सरकारी सेवाएं और सूचनाएं मोबाइल फोन पर ही उपलब्ध होंगी। यह सेवाएं आप घर पर मौजूद रहते हुए ही ऐप के माध्यम से देख सकते हैं और योजनाओं का फायदा उठा सकते हैं। इसके लिए जिलावासी मोबाइल पर जन सहायक ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप का इस्तेमाल करने के लिए मोबाइल नंबर या परिवार पहचान पत्र के द्वारा रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी है। उन्होंने बताया कि नागरिकों को विभाग अनुसार एवं सरल पोर्टल पर उपलब्ध सेवाओं की जानकारी जन सहायक ऐप पर मिलेगी। उन्होंने बताया कि 112 आपातकालीन सेवाएं, 100 पुलिस, 108 एम्बुलेंस, 101 अग्निशमन, 104 स्वास्थ्य, 1091 महिला हेल्पलाइन, 1098 बाल हेल्पलाइन सहित अन्य सेवाओं के रूप में निविदाएं, बिल भुगतान, यात्रा, नौकरियां, खेल, आधारभूत संरचना व कौशल विकास और सरल सेवाएं, विभागवार सेवाएं, यूजर सेवाएं व जन शिकायत एवं आरटीआई आदि सभी प्रकार की सेवाएं व सूचनाएं जन सहायक ऐप पर उपलब्ध हैं। साथ ही ऐप पर नवीनतम समाचार, कैलेंडर एवं कार्यक्रम, सरकार की नवीनतम उपलब्धियां और घोषणाओं सहित सरकारी दूरभाष निर्देशिका भी मौजूद है, जिसका प्रयोग लोग अपने मोबाइल फोन के माध्यम से उठा सकते हैं। डीसी पार्थ गुप्ता ने बताया कि जन सहायक ऐप के माध्यम से सरकार द्वारा किसी विशेष जिला, आयु वर्ग आदि के नागरिकों को नोटिफिकेशन भेजी जा सकती है। जन सहायक ऐप पर रजिस्ट्रेशन करवाकर सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठाया जा सकता है। इस जन सहायक ऐप के माध्यम से सरकार द्वारा दी जा रही सेवाओं पर नागरिक अपने सुझाव भी दे सकते हैं। साथ ही प्राप्त सुझावों का विश्लेषण कर विभागों की सेवा प्रदायगी को और उत्कृष्ट बनाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि हरियाणा जन सहायक ऐप की मदद से राज्य के नागरिकों को डॉक्टर, पढ़ाई, कहीं पर आने जाने के लिए पास, वित्तीय मदद, सिलेंडर, एम्बुलेंस सहित अन्य विभिन्न सुविधाएं उपलब्ध करवाने का विकल्प भी है। ऐप के माध्यम से किसी व्यक्ति द्वारा किसी भी सेवा के लिए अनुरोध किए जाने पर तुरंत संबंधित जिला के संबंधित अधिकारी को आवश्यक कार्रवाई के लिए भेज दिया जाता है। स्वयंसेवी संस्थाएं तथा समर्थ नागरिक एवं परिवार इस ऐप के माध्यम से पंजीकरण करवाकर जरूरतमंद लोगों को मदद पहुंचा सकते हैं। उन्होंने बताया कि सभी इच्छुक नागरिक जो जनसहायक मोबाइल ऐप को डाउनलोड करना चाहते हैं वे गूगल प्ले स्टोर से ऐप को डाउनलोड कर लें। मोबाइल ऐप के इंस्टॉल होने के बाद ऐप को ओपन करके भाषा का चयन करें। इसके बाद 10 अंकों का मोबाइल नंबर दर्ज करके बटन पर क्लिक कर दें। एक ओटीपी सत्यापन कोड प्राप्त होगा जिसके निर्धारित स्थान में दर्ज करके मोबाइल नंबर को सत्यापित कर ले। मोबाइल नंबर के सफलतापूर्वक सत्यापित होने के बाद ऐप के माध्यम से सेवाओं के लिए अनुरोध किया जा सकता है। गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए मुख्यमंत्री राहत कोष से मिलेगी वित्तीय सहायता। उपायुक्त पार्थ गुप्ता, यमुनानगर। द 25th of March हरियाणा सरकार द्वारा 22 और गंभीर बीमारियों को मुख्यमंत्री राहत कोष में शामिल करने का भी निर्णय लिया गया है। मुख्यमंत्री राहत कोष के तहत चिकित्सा आधार पर वित्तीय सहायता प्राप्त करने वालों को सरल पोर्टल पर सुविधा प्रदान की जाएगी। इससे यह प्रक्रिया और अधिक सरल एवं आसान हो जाएगी। उपायुक्त पार्थ गुप्ता ने बताया कि अब आर्थिक सहायता के लिए प्रार्थी आवेदक सरल पोर्टल के माध्यम से सुविधा का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। मुख्यमंत्री राहत कोष से मिलने वाली आर्थिक सहायता की राशि सीधे आवेदक या लाभार्थी के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी। उन्होंने बताया कि अब आवेदक अपनी पीपीपी आईडी के माध्यम से सरल पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं। इस प्रक्रिया को पूर्ण करने के लिए आवेदकों को अपने चिकित्सा बिल,
ओपीडी बिल आदि जैसे अन्य संबंधित दस्तावेजों को अपलोड कर मुख्यमंत्री राहत कोष CMRF से चिकित्सा आधार पर वित्तीय सहायता के लिए आवेदन कर सकते हैं। मतदाताओं में जागरूकता के लिए शिक्षण संस्थाओं में प्रतियोगिताओं का किया जा रहा है आयोजन। 31 मार्च तक कर सकते हैं आवेदन। यमुनानगर 25 मार्च मतदाताओं को उनके मताधिकार के बारे में जागरूक करने के उद्देश्य से भारत निर्वाचन आयोग विभिन्न श्रेणियों के तहत प्रतियोगिताओं का आयोजन करवा रहा है। इन प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए भारत निर्वाचन आयोग की वेबसाइट के माध्यम से पंजीकरण किया जा सकता है। आवेदन करने की अंतिम तिथि को बढ़ाकर 31 मार्च 2022 कर दिया गया है। इस बारे में जानकारी देते हुए जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त पार्थ गुप्ता ने बताया कि मतदान में ज्यादा मतदाताओं की भागीदारी हो, इसके लिए मतदाताओं को जागरूक करने के लिए भारत निर्वाचन आयोग ने इस वर्ष राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी के अवसर पर राष्ट्रीय मतदाता जागरूकता प्रतियोगिता की शुरुआत की थी। उन्होंने बताया कि इस प्रतियोगिता का थीम माय वोट इज माय फ्यूचर पावर ऑफ वन वोट रखा गया है। इस प्रतियोगिता में सभी आयु वर्ग के लोग भाग ले सकते हैं। ये प्रतियोगिता 5 श्रेणियों में आयोजित की जाएंगी, जिसमें क्विज कॉन्टेस्ट, वीडियो मेकिंग कॉन्टेस्ट, पोस्टर डिजाइन कॉन्टेस्ट, सॉन्ग कॉन्टेस्ट तथा स्लोगन कॉन्टेस्ट शामिल है। इसमें भाग लेने के लिए वेबसाइट पर जाकर प्रतिभागी अपना पंजीकरण करें, जिसमें अपना नाम, पता और मोबाइल नंबर अवश्य भरें। इसके अलावा प्रतिभागी को एंट्री की विस्तृत जानकारी ईमेल पते पर भेजनी है, जिसके सब्जेक्ट में कंटेस्ट और कैटेगरी का नाम स्पष्ट रूप से लिखा होना चाहिए। उन्होंने बताया कि इस प्रतियोगिता में विजेताओं को 3,000 रुपये से लेकर 2 लाख रुपये तक के इनाम दिए जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए वेबसाइट पर संपर्क किया जा सकता है। अधिकारी विकास कार्यों का अनुभव के आधार पर बनाए प्लान, लापरवाह अधिकारी को जारी किए जाएंगे कारण बताओ नोटिस। किसी भी विकास कार्य में लेट लतीफी नहीं की जाएगी, बर्दाश्त। डीसी पार्थ गुप्ता। उपायुक्त ने जिले में चल रहे विकास कार्यों की ली समीक्षा बैठक, अधिकारियों को दिए आवश्यक निर्देश। यमुनानगर 25 मार्च उपायुक्त पार्थ गुप्ता ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि जो भी विकास कार्य शुरू करें उसका अनुभव के आधार पर प्लान बनाए, ताकि कार्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए कोई दिक्कत न आए। उन्होंने अधिकारियों को सचेत करते हुए कहा कि विकास कार्यों में लेट लतीफी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। लापरवाह अधिकारी को कारण बताओ नोटिस जारी किया जाएगा। उपायुक्त शुक्रवार को सचिवालय के सभागार में जिले में चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने हर विकास कार्य को गहनता से जानकारी मांगी और संतुष्ट न होने पर अधिकारियों को निर्देश दिए कि वो अपने कार्य में तेजी लाए और निर्धारित समय पर कार्य को पूरा करें। जो अधिकारी अपने काम में लापरवाही करेगा उसके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने कहा कि विकास कार्य साफ सुथरा हो, इसके लिए अपने अनुभव के आधार पर उस कार्य की प्लान बनानी चाहिए। कुछ अधिकारी केवल ठेकेदारों पर ही काम छोड़ देते हैं, जो कि गलत है। हर अधिकारी को जिले में चल रहे विकास कार्य को अपना निजी समझना चाहिए। उपायुक्त पार्थ गुप्ता ने पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों से कहा कि पीपली से यमुनानगर तक बनने वाले रोड के कार्य को शीघ्र शुरू करवाने के लिए संबंधित अधिकारियों से बातचीत करें, ताकि समय पर कार्य हो सके और लोगों को इसकी सुविधा मिल सके। उन्होंने पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों को निर्देश दिए कि सड़क संबंधी जितने भी कार्य चल रहे हैं उनको समय से पूरा करवाए। आदिबद्री केदारनाथ के बीच पुल बनना है तथा आदिबद्री केदारनाथ में ही सत्संग भवन, पुजारी भवन तथा कमरे बनाए जाने हैं। इस कार्य को भी अंतिम रूप दें। इस कार्य पर करीब 13 करोड़ रुपए खर्च होना है। समीक्षा बैठक में संबंधित अधिकारी ने बताया कि एसडीएम बिलासपुर के कार्यालय की बिल्डिंग का कार्य अंतिम चरणों में है।
यमुनानगर जथलाना सड़क पर ब्रिज बनाने का कार्य 31 मई तक पूरा हो जाएगा। ईवीएम मशीन रखने के लिए बनाए गए हाल का कार्य भी काफी पूरा हो चुका है। इसी प्रकार CHC रादौर के मरम्मत का कार्य भी 30 अप्रैल तक पूरा हो जाएगा। इसी प्रकार जगाधरी बिलासपुर रोड के मजबूतीकरण व सुधारीकरण का कार्य भी अंतिम चरणों में है। उन्होंने बताया कि जगाधरी पौंटा साहिब रोड की मरम्मत कार्य का शीघ्र टेंडर लगाया जाएगा। रादौर से जथलाना, रादौर से मुस्तफाबाद सड़क का कार्य पूरा हो गया है तथा रादौर से कैल तक की सड़क का कार्य अंतिम चरणों में है। उन्होंने बताया कि सिलीखुर्द से रादौर तक की सड़क का कार्य शीघ्र पूरा कर लिया जाएगा। समीक्षा बैठक में जगाधरी के लघु सचिवालय की 3री मंजिल का निर्माण, फायर सिस्टम का नवीनीकरण, रादौर का मिनी सचिवालय का कार्य, बाड़ी माजरा सहित पानी की पाइपलाइन बिछाने का कार्य, हनुमान गेट से शक्ति कॉलोनी तक की सड़क का कार्य, गांधीनगर से भारत सेवा नगर की सड़क का कार्य की भी समीक्षा की गई। इस समीक्षा बैठक में शिक्षा विभाग, उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम, टूरिज्म, नगर निगम, खेल, स्वास्थ्य, कृषि विपणन बोर्ड, सिंचाई विभाग आदि विभागों के अधिकारियों के साथ भी समीक्षा की गई। मंडियों की समय रहते व्यवस्था करें दुरुस्त, डीसी ने दिए निर्देश। उपायुक्त पार्थ गुप्ता ने हरियाणा कृषि विपणन बोर्ड के कार्यकारी अभियंता को निर्देश दिए कि वो गेहूं खरीद के सीजन से पहले सभी मंडियों में सफाई व्यवस्था दुरुस्त करें। सभी मंडियों में नालों की सफाई, पानी निकासी की व्यवस्था ठीक करें तथा मंडियों में जाकर के मंडी एसोसिएशन के पदाधिकारियों व आढ़ती एसोसिएशन से मिलकर उनकी समस्याओं का समाधान करें। यमुनानगर 25 मार्च उपायुक्त पार्थ गुप्ता ने कोरोना की स्थिति के बारे में बताया कि 25 मार्च को जिला यमुनानगर में कोरोना का कोई मरीज नहीं आया है। जिला यमुनानगर में का रिकवरी रेट 98.49% हो गया है। उन्होंने बताया कि जिला में कुल आबादी का 51.40% का कोरोना टेस्ट हो गया है। अब तक जिले में कुल 30,726 मरीज कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिनमें से 80 यमुनानगर के बाहर अन्य स्थानों के हैं। अब तक जिले में 30,264 कोरोना पॉजिटिव मरीज ठीक हो चुके हैं। उन्होंने लोगों से अपील की है कि वे सरकार द्वारा जारी से बचाव की गाइडलाइंस की पालना करें। सिविल सर्जन डॉक्टर पूनम चौधरी ने बताया कि अब जिले में कोरोना के 7 सक्रिय मरीज हैं, जिसमें से 5 कोरोना मरीज घर पर व 2 मरीज अस्पताल में दाखिल है। अभी तक कुल 617,842 सैंपल ले लिए गए हैं, जिनमें से 582,365 सैंपलों की रिपोर्ट नेगेटिव आई है तथा 689 लोगों की रिपोर्ट आनी बाकी है। उन्होंने बताया कि जिला में 22 एक्टिव माइक्रो कंटेनमेंट जोन है। कोविड कंट्रोल रूम स्वास्थ्य विभाग यमुनानगर के हेल्पलाइन नंबर 9817664700, 9817820600, 9,817,889,600 हैं। एडीजीपी श्रीकांत जाधव का नशा मुक्त भारत अभियान, नशा मुक्त हो हर एक इंसान यमुनानगर जिले में 1 दिवसीय जागरूकता अभियान आयोजित। एनसीबी और प्रयास ने घर घर जाकर किया जागरूक, दुकानदारों से मांगा एक बलिदान, बीड़ी सिगरेट और तंबाकू उत्पाद न बेचें। यमुनानगर हरियाणा पुलिस के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी श्री श्रीकांत जाधव भापू से अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक अंबाला मंडल एवं प्रमुख हरियाणा राज्य स्वापक नियंत्रण ब्यूरो के दिशानिर्देशों और मार्गदर्शन में यमुनानगर जिले के चिट्टा मंदिर, शांति कॉलोनी और मधु कॉलोनी में 1 दिवसीय जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। हरियाणा राज्य स्वापक नियंत्रण ब्यूरो एवं प्रयास कार्यकारिणी यमुनानगर द्वारा यह जागरूकता कार्यक्रम गली गली में जाकर लोगों को एकत्रित करके किया गया।
श्रीकांत जाधव साहब द्वारा नियुक्त ब्यूरो के जागरूकता अभियान एवं पुनर्वास प्रभारी उप निरीक्षक डॉक्टर अशोक कुमार वर्मा, प्रयास यमुनानगर कार्यकारिणी संयोजक आर्य रत्न डॉक्टर सौरभ आर्य, उपाध्यक्ष जतेंद्र, सचिव लालू कुमार, कोषाध्यक्ष सतीश सोनी, सदस्य अमित नौरियाल। मामचंद कटारिया ने लोगों को नशे से दूर रहने के लिए जागरूक किया। सही राह के बैनर तले नशा मुक्ति मुहिम की हुई बैठक। पुलिस प्रवक्ता चमकौर सिंह ने बताया कि सही राह के बैनर तले शुक्रवार सुबह पुलिस अधीक्षक कमलदीप गोयल ने अपने कार्यालय में नशा मुक्ति मुहिम की बैठक ली। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि हर मंगलवार व शुक्रवार नए नशा रोगी सामने लाए जाते हैं। इन्हें यहां तक लाने में एनजीओ का अहम योगदान है। शुक्रवार को 6 नए रोगी सामने आए हैं। इनमें कुछ युवा, कुछ ग्रामीण एरिया के हैं। नशा छोड़ने के लिए पुलिस अधीक्षक ने उन्हें प्रेरित किया। पुलिस अधीक्षक ने उन्हें बताया गया कि उचित इलाज और मार्गदर्शन से नशा छोड़ा जा सकता है। अभी तक 393 मरीजों का इलाज करवा चुके हैं। एनजीओ के सहयोग से हमीदा में डोर टू डोर सर्वे किया गया, उसमें से 112 का इलाज जारी है। चौथा आवासीय कैंप भी चल रहा है। मौजूदा कैंप में 24 युवा नशा छोड़ने के लिए आए हैं। यह भी नशा छोड़कर समाज के लिए हीरो बनने का काम करेंगे, साथ ही साथ समाज की मुख्य धारा से जुड़ेंगे। पुलिस अधीक्षक ने आमजन से आह्वान किया, इन्हें नशेड़ी कहने की बजाय प्यार दें। किन्हीं कारणों से यह रास्ता भटक गए हैं, इन्हें सही रास्ते पर लाना हम सबकी जिम्मेदारी है। इस जिम्मेदारी का किसी न किसी रूप में जरूर करें। मौके पर एडवोकेट सुशील आर्य, रिटायर्ड प्रिंसिपल डॉक्टर विभा गुप्ता, सुरेंद्र मदान, फतेह सिंह गिल, नितिन ग्रोवर, ऑटो यूनियन के प्रधान रमेश मंगा व राजू, शालू चौहान, मोहम्मद हाशिम पुराना हमीदा समेत अन्य मौजूद रहे।